हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट वन थिंग, इन केस you believe my videos are of some real help, you can always let me know that by commenting below, liking my video, and also subscribing to my channel if you haven't done that. Please like the video because in that case and in that case only the reach of my videos would get expanded. My channel would be able to reach others as well, to the people who actually can benefit from these videos. So please do that. और आप प्लीज आज के वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज बहुत कुछ इंडियन एक्सप्रेस में काफी इंटरेस्टिंग और काफी आपके लिए ही इम्पोर्टेंट भी आया है, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सैंपल बेस कैसे डिफरेंट है, दोनों का टाइम लैग क्यों आ रहा है पीएलएफएस को निकालने में गवर्नमेंट द्वारा, क्या स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस का इस पे कहना है, और कैसे दोनों का सर्वे की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। ये सब कुछ उसमें बताया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इनोवेटिव, और बहुत एक लाइन ऑफ थॉट दिया गया है एक आर्टिकल में उसके कि कैसे फाउंडेशनल लिटरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन ऑन एजुकेशन एज वेल, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एथिक्स का एग्जाम्पल भी। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। Okay, let's get started. Amid political stalemate, Soren seeks to keep his flock together. Okay, so as you can see, आपको पता है कि झारखंड में एक काफ़ी political turmoil चल रहा है। हम देख सकते हैं शायद आने वाले टाइम में शायद जो हेमंत सोरेन जी हैं वो शायद अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। अब देखिए एक, लेकिन क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इन पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज क्यों लग रहा है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। आपको मैं बता दूं, इनके फादर जो एक राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं वो भी डिस्क्वालिफाइड हुए थे एक बार, 2001 के केस की बात है। मैं वो भी बताऊंगी वो किस केस में डिस्क्वालिफाई हुए थे, इनका क्या केस है, इन पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चार्ज क्यों लग रहा है। लेकिन उससे पहले हमें एकदम डिटेल में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है व्हाट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम गोइंग टू स्पीक, लिसन टू इट वेरी डिलिजेंटली। ओके, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर आपको पता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि वो क्रिकेट कमेंटेटर की तरह भी एक्ट करते हैं, वो एक प्राइवेट प्लेयर भी हुआ करते थे, तो प्राइवेट इनकम जनरेट कर रहे हैं। फिर बहुत रीसेंट एग्जाम्पल कपिल सिब्बल जी का। कपिल सिब्बल जी आपको पता है हम पिछले 4-5 दिन से उनको हर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिस्कस करते हुए पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक सीनियर एडवोकेट की तरह एक्ट कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी। उसमें भी उन्होंने अपने जो कीर्ति चिदम्बरम जी हैं जिन्होंने पिटिशन डाली है उसको रिव्यू पिटिशन करने के लिए, उसमें भी वो एक उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे फ्रीबीज के केस में उन्होंने ही बोला था एन वी रमन जी को कि आप प्लीज इसको फ्रीबीज के उसको पार्लियामेंट को डिस्कस करने दो, जुडिशरी शुड नॉट इंटरवीन। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे हमारे थे एन वी रमन जी, उन्होंने डिस्कस भी उन्हीं के साथ किया था। बिल्किस बानो केस में भी वही सीनियर एडवोकेट है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल, बिकॉज ही इज अ राज्यसभा एमपी एज वेल। एज फार एज आई नो, आई थिंक ही इज अ फॉर्मर कांग्रेसमैन एंड नाउ ही इज फ्रॉम एसपी, मतलब समाजवादी पार्टी के वो शायद एमपी हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ही नोन एग्जाम्पल विजय माल्या जी का। विजय माल्या जी राज्यसभा एमपी थे 2010 से लेके 2016 तक, बट वी ऑल्सो नो हिम एज द किंगफिशर टाइकून। Then how was he such a rich person? How was he deriving private income from that? Now if you ask me, ये दिए गए तीनों एग्जाम्पल्स क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर लाया करते थे? My answer to you is no. हम देखेंगे कैसे। तो फिर क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझने से पहले देखिए जो मैं बोल रही हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप मत समझिएगा कि कोई कहानी है कि मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। हर चीज कैन बिकम अ स्टेटमेंट एंड कैन कम एंड कंफ्यूज यू, सो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। जैसे कि हम देखें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। So the idea of office of profit comes from the concept called separation of powers. Separation of powers आपको पता है, जो पावर की सेपरेशन होना, लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ताकि वो एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस एक्सरसाइज कर पाएं और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए, ये सब कुछ के लिए। यू नो व्हाट सेपरेशन ऑफ पावर्स इज, है ना? आपको ये भी पता है कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब ये मत कहिएगा कि हमें तो फिलोसोफर्स का जानना जरूरी ही नहीं है। Please go back to the past year papers. You will get to know why I keep on telling Montesquieu ने दिया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। Okay, so let's move forward. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब सेपरेशन ऑफ पावर से कैसे आता है? देखिए, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है वो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। कैसे? देखिए, ये जो अगर हम बात करें कि सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये सबसे ज्यादा कंप्लीट फॉर्म में पता कहाँ है? इंडिया में तो ये आप कंप्लीटली नहीं देख सकते, एक कंप्लीट सेपरेशन नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेकिन हम देखेंगे कैसे। लेकिन अगर हम कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीटली एम्बेडेड देखेंगे कॉन्सेप्ट कहाँ है, तो वो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जहां पे एक एब्सोल्यूट सेपरेशन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको बहुत रीसेंट एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया हुआ है कि जब जो बाइडेन को बोला गया, आपको पता है एक फोन कॉल हुई थी जो बाइडेन के बीच में और शी जिनपिंग के बीच में, तो शी जिनपिंग ने अपना काफी कंसर्न व्यक्त किया था कि जो नैन्सी पेलोसी जी वहां पे ताइवान पे विजिट करने वाली हैं, please stop that because the repercussions are going to be huge and disastrous. तो जो बाइडेन ने एक बात बोली थी, जो बाइडेन ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था, see, I have no control over Nancy Pelosi's visit because I am a president, I belong to the executive wing and Nancy Pelosi is a US House Speaker which belongs to the legislature wing. So there is a strict separation. जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो लेजिस्लेचर के काम में दखल नहीं दे सकते। आप बहुत सारी ऐसी चीजें, इनफैक्ट बजट मेकिंग, उसमें कुछ भी प्रेसिडेंट का हाथ नहीं है, वो प्रॉपरली लेजिस्लेचर का होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंप्लीटली आप यूएसए में एक सेपरेशन ऑफ पावर देख सकते हैं। पर अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में मैंने बोला कि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने के लिए नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? सो इन आवर केस इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट के हेड भी हैं, है ना, जो गवर्नमेंट है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही हमारे वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी भी हैं, मतलब लेजिस्लेचर में भी हैं वो और एग्जीक्यूटिव में भी हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव आप कैसे बनते हैं? आप मिनिस्टरशिप जब आपको मिल गई तो आप मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बन गए। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव दोनों ही सेम हो सकते हैं। ओके, देखिए, अब आप कहेंगे कि मिनिस्टरशिप तो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। यस, एनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ सच काइंड इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पर हमारे केस में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टरशिप है, मिनिस्टरशिप एक ऐसा एग्जेम्पशन है जो एमपीज को दिया जाता है कि ठीक है, सिर्फ एक मिनिस्टर होना ही एक ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अगर आप एक मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। सिर्फ यही एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो आपको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। आप एमपी हैं, कोई बात नहीं, आप मिनिस्टर का वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले सकते हैं, फिर सिर्फ वही ले सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब आई हैव बीन talking so much about office of profit, but now comes the definition of office of profit. See, again, listen to me very carefully. इस definition में 3 words हैं। 3 वर्ड्स में से एक भी वर्ड इधर का उधर अगर चेंज हुआ, 6-7 स्टेटमेंट्स दे दी गई, आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा तो मिलता जुलता है, तो हम कुछ भी मार्क कर देते हैं। This again, please go back to the past year papers and you will get to know कि स्टेट की डेफिनेशन कैसे एक एक वर्ड से ही डिफरेंट हुई है। तो इसीलिए 3 वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन है क्या? See, office of profit is any position other than political to be filled by election or nomination for which the person draws a profit from the government. अब इसमें 3 वर्ड्स जो मैंने बोले हैं, फर्स्ट है पोजीशन यानी कि कोई भी ऑफिस, सेकंड है गवर्नमेंट, थर्ड है प्रॉफिट। मतलब पहले तो एक पोजीशन, एक ऑफिस होना चाहिए, दूसरा वो गवर्नमेंट का उसमें कोई से होना चाहिए, तीसरा जो वो पोजीशन होल्ड कर रहा है जो एमपी, वो उससे कुछ प्रॉफिट डिराइव कर रहा होना चाहिए। सो पोजीशन,
or office, government and profit. These are the three words always should be kept in mind. Okay, अब आते हैं हम के सबसे पहले कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या किन तरह के ऑफिसर्स होंगे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट को दिया गया था एक 1971 की जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, जिसका नाम है शिवमूर्ति स्वामी जजमेंट। शिवमूर्ति स्वामी जजमेंट में उन्होंने कुछ ग्राउंड्स दिए थे। देखिए आप इन ग्राउंड्स को भी बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि वट एवर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट्स इज द लॉ ऑफ द लैंड, वही सब कुछ है, वही एक परफेक्ट आंसर आपको दे सकता है कि क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो फर्स्ट ग्राउंड है इफ द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ऑफिस, मतलब एक ऐसा ऑफिस है जिसमें अपॉइंटमेंट जिसके हेड की गवर्नमेंट कर रही है, और या सेकेंड है गवर्नमेंट हैज द राइट टू रिमूव और डिसमिस द होल्डर, या फिर गवर्नमेंट के पास उस पोजीशन में से जो उसका हेड है उसको रिमूव करने का राइट है। थर्ड, द गवर्नमेंट पेज द रेम्यूनरेशन, क्या पता उस पर कोई रेम्यूनरेशन पर मंथ कुछ दे रही है, 1500 रुपीज पर मंथ या कुछ भी, है ना। फोर्थ, द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज द कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द होल्डर, मतलब कि कैसे वो एक्ट करेंगे, क्या डायरेक्शंस हैं उनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए द पोजीशन होल्डर के पास। ये मैंने हर स्टेटमेंट में और लगाया, ये चारों एक साथ होने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई एक भी है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया है, सो is the constitution completely silent on the office of profit issue? No, it is not. See, there is no definition of office of profit. There is no definition of office of profit in the constitution or in the Representation of People's Act as well. No definition whatsoever. But then where do we get the hint of it? Where do we get the mention of it from? Okay, Article 102 and Article 191 of the Indian Constitution, ये दोनों आर्टिकल्स ये कहते हैं कि होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज रिस्पेक्टिवली, मतलब आर्टिकल 102 है एमपीज के लिए और आर्टिकल 191 है एमएलएज के लिए। लेकिन इन्होंने ये इस आर्टिकल में ये भी लिखा है, एक्सेप्ट द मिनिस्टर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एमपीज एंड एमएलएज रिस्पेक्टिवली एक्सेप्ट द मिनिस्टरशिप। ओके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बारे में कोई डेफिनेशन नहीं देता और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी नहीं देता, तो फिर कुछ तो करना है ना। तो पार्लियामेंट ने फिर एक लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था 1959 में, जिसका नाम है द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1951। ठीक है, अब ये एक्ट जो है इसमें कोई रैशनेल नहीं है, कोई रीजन नहीं होता गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, वो आए दिन टाइम एंड अगेन वो एग्जेम्पशंस ऐड करते रहते हैं कि ठीक है इस बॉडी का अगर जो चेयरमैन होगा वो अगर एक एमपी है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एग्जेम्पशन उसे मिल जाएगा। इस बॉडी का आप देखते हैं बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जिसमें एमपीज होते हैं या मिनिस्टर्स उनके हेड होते हैं, क्योंकि उस बॉडी की हेड होने की क्वालिफिकेशन ही ये है कि आप इस तरह के मिनिस्टर होने चाहिए हो, तो ये वो एग्जेम्पशन उसमें ऐड करते रहते हैं। बहुत सारा तो इसमें कंट्रोवर्सी भी है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अब मैंने आपके साथ बात की थी कि जो हेमंत सोरेन जी के जो डैड हैं, फादर हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। जी हाँ बिल्कुल, शिबू सोरेन जी, शिबू सोरेन केस 2001 बहुत ही फेमस केस है। इसमें जो हेमंत सोरेन जी के डैड यानी कि शिबू सोरेन जी, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था एज अ राज्यसभा एमपी। देखिए उनके केस में वो एक झारखंड, इफ आई एम नॉट रिमेम्बर, झारखंड एडवाइजरी काउंसिल कोई थी, उसके उनको हेड बनाया गया था, जिसमें से वो अराउंड 1700 और 17,000 पर मंथ उनको रेम्यूनरेशन वो डिराइव कर रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। लेकिन मेरे को आपको ये कहानी इसलिए बतानी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और टेस्ट ऐड किया था। वो टेस्ट क्या था, आप एक एक वर्ड अच्छे से सुनिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए अगर कोई मंथली इनकम या फिर कोई ऐसा कोई भी ईयरली रेम्यूनरेशन या किसी भी तरह का, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन बाय चांस आप किसी ऐसी पोस्ट में हो जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट आपको ट्रेवल अलाउंसेस मिलते हैं कि ट्रेवल में इधर उधर से आप कोई काम कर रहे हो, उसमें क्या खर्चा आ रहा है, या ऐसी कॉम्पनसेशन, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। ट्रेवल अलाउंसेस जैसी चीजें जो कॉम्पनसेशन मिलती हैं
अगर आप पिक्यूनरी प्रॉफिट्स कोई नहीं डिराइव कर रहे, सिर्फ ट्रेवल कॉम्पनसेशन और ऐसी कॉम्पनसेशन मिल रहे हैं, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे। ये इन्होंने एक साथ में एक और एडिशन दिया था उनको डिस्क्वालीफाई करते समय। अब बात आती है द वेरी फेमस जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। देखिए, जया बच्चन चेयरपर्सन बना दी गई थी उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, और वो तब थी राज्यसभा एमपी भी। तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था राज्यसभा एमपी के रूप में। क्यों? क्योंकि देखिए, जया बच्चन का क्या डिफेंस था अपने उसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ चेयरपर्सन हूँ यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, और मैं कोई बेनिफिट्स डिराइव नहीं करती, कोई भी बेनिफिट्स डिराइव नहीं करती। मैं तो बस एक, मेरे को क्योंकि आई एम एन एक्ट्रेस एंड आई एम supposedly I am qualified to look into these matters and hence I was made this the chair of this body। तो फिर लेकिन उनका ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का एक और टेस्ट, ध्यान से सुनिए, उनका सुप्रीम कोर्ट का इस चीज में ये कहना था, whether the person is deriving the benefits or not, it is completely immaterial. The fact that the office provides for some benefits is sufficient to disqualify। देखिए, उनका जया बच्चन को कहना ये था, जिस पोस्ट पे आप हैं, आप ठीक है प्रॉफिट्स डिराइव नहीं कर रहे, कोई पिक्यूनरी बेनिफिट्स आप नहीं डिराइव कर रहे, लेकिन वो जो पोस्ट है उससे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, उसका एक मंथली रेम्यूनरेशन है, आप नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ इतना ही रीजन सफिशिएंट है हमें आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कि उस पोस्ट का कोई जो फिस्कल रेम्यूनरेशन है। ओके, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं, वैसे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट यू हैव टू बी अवेयर, है ना, थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए, चीजें रटने से कुछ नहीं होता। आपको यही नहीं पता हेमंत सोरेन जी का केस है क्या, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, हेमंत सोरेन जी के साथ क्या है ना, उन्होंने बहुत पहले भी, वो एक टाइम पे एक एमएलए हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जब वो एमएलए थे 2010 अराउंड की बात है, उन्होंने एक माइनिंग लीज उनको दी गई थी, उनको एक माइनिंग लीज दी गई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने लेकिन क्या किया, अब वो वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं झारखंड के, तो उन्होंने अभी उसको रिन्यू किया है। वो 2000 आई थिंक 2017 या पता नहीं कब तक का उनका वो माइनिंग लीज उनको मिली थी 10 साल के लिए। तो अब उन्होंने उसको, क्योंकि वो पावर में आ गए हैं, तो अब उनको रिन्यू कर लिया अपने ही माइनिंग लीज को। तो अब वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए वो वैसा हुआ है। तो हेमंत सोरेन जी ने अपने डिफेंस में ये कहा भी नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या कुछ भी, उन्होंने बस इतना कहा है। देखिए, वो उनको खुद को कैसे भी जस्टिफाई कर सकते थे, पता नहीं फिर उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन कहाँ रह गई इस चीज में, उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया, देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो गया है हमसे, हेमंत सोरेन जी आज के आज ही वो माइनिंग लीज गिव अप कर देंगे, हमें इतना ज्यादा मतलब नहीं समझ आया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी इसे कंसिडर किया जा सकता है। डू नॉट वरी, आई विल गिव अप ऑन दिस, बट नाउ द पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, the opposition has to play on something, the opposition has to say something, and hence the all kind of political turmoil that you see in Jharkhand। Okay, now let's move on to the Indian Express, very important। देखिए, मैं इंडियन एक्सप्रेस का बहुत आपके साथ अच्छे से इसको डिस्कस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें इसमें आती हैं। देयर इज़ अ नीड टू एनेबल टीचर्स नॉट डिसेबल देम। देखिए, मैंने आपके साथ जब अभी थोड़े दिन पहले ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके साथ डिस्कस किया था कि एडुकेशन में एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था नंदुरबार का। नंदुरबार एक छोटी सी जगह है महाराष्ट्र में। आपको अगर पता हो, 2018 बैच IAS ऑफिसर मीनल करनवाल इज इट्स हेड, उस नंदुरबार की जगह की डेवलपमेंट ऑफिसर है वो। तो उनके ही अंडर एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिशन वेद, यही शायद उस मिशन का नाम है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था। देखिए, एजुकेशन में पहले तो मैं वो डिस्कस कर दूं कि दो चीज़ें, एक तो वो डिस्कस करिए, एक आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन को कैसे सही बनाया जा सकता है। तो उस नंदुरबार वाले केस में क्या था कि उन्होंने सबसे पहले, मीनल करनवाल जी का ये कहना है, हमें तो पहले मिशन वेद के तहत ये देखना है कि हम स्टैंड क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, वेदे एक्चुअली स्टैंड, कहाँ वो खड़े हैं, उनका स्टेटस है क्या अभी माइंड का। तो फिर पहले स्टार्टिंग में बनाया गया एक बेसलाइन असेसमेंट रिपोर्ट, जिससे पता चला कि हर बच्चा एक ही क्लास में, हर बच्चा अलग अलग लर्निंग लेवल पे खड़ा है। अब देखिए, अलग अलग लर्निंग लेवल पे अगर बच्चा खड़े हैं सारे एक ही क्लास के, तो एक ही टीचर है, टीचर तो एक ही तरह से पढ़ा सकती है ना सबको, लेकिन वो एक ही तरह से पढ़ाया गया तरीका सबको तो नहीं सफाइज कर सकता, सबके लर्निंग लेवल्स को, गैप को वो ब्रिज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए
फिर उसमें क्या किया, पीयर ग्रुप्स बनाए गए, 3 पीयर ग्रुप्स बनाए गए, एक जिनको थोड़े से बस लेटर्स पढ़ने आते हैं, दूसरा जो पूरे वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं, तीसरा जो पूरी स्टोरीज पढ़ पा रहे थे। तो जो पूरी स्टोरीज पढ़ पा रहे थे, जो वर्ड्स पढ़ पाते हैं उनको हेल्प करने लगे बच्चे, और फिर जो वर्ड्स पढ़ पा रहे थे, वो जो सिर्फ लेटर्स पढ़ पाते हैं उनको हेल्प करने लगे। तो फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, मिड टर्म इवैल्यूएशन हुई और एक एंड प्रोग्रेस इवैल्यूएशन हुई, जिससे ये पता चला इस प्रोग्रेस इवैल्यूएशन से कि 41% इंप्रूवमेंट हुई जब बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प की। आप समझ रहे हैं, दिस इज हाउ एग्जैक्टली थिंग्स शुड वर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसको प्रोग्रेस इवैल्यूएशन कहना, ना कि टेस्ट कहना। आप समझ रहे हैं, अगर टेस्ट कहेंगे तो टीचर्स पे प्रेशर आता है कि मुझे दिखाना है कि मेरे यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और मैं भी अच्छा कर रही हूँ, मैं उनको अच्छा पढ़ाती हूँ, तो फजिंग ऑफ डेटा पॉसिबल है। लेकिन आप डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते जब एक सिर्फ इवैल्यूएशन, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है। देखिए, साइकोलॉजिकल डीलिंग किसी भी चीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक फिजिकल डीलिंग से। सीरियसली, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अ सिंगल वर्ड कैन हैव ऑन एनी post is huge, and that is how the IAS officer is doing with it. अब हम देखते हैं इसमें क्या कहा है। देखिए, ये एक एनजीओ है, संपर्क फाउंडेशन, आप शायद जानते होंगे, नाम तो आपने कभी सुना ही होगा। तो इनके जो हेड है, इन्होंने बहुत अच्छा, सच में ये बहुत ही बेसिक है, कोई बहुत इनोवेटिव एग्जाम्पल नहीं है, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितना सिंपली इन्होंने एक ऐसी चीज़ को एड्रेस कर दिया जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इन्होंने ये कहा है, देखिए, जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो प्राइमरी क्लासेस वगैरह में, वो तब तक इम्प्रूव नहीं होंगे जब तक फोकस बच्चों की बजाय टीचर्स पे शिफ्ट ना हो जाए। अब कैसे, इसका मतलब क्या है, क्योंकि टीचर्स रिमेन बर्डन्ड विद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, एंड दैट्स वेरी ट्रू। आई हैव एक्चुअली सीन दिस इन माय स्कूल डेज। मैंने खुद ने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा। उस समय जब हम स्कूल में होते थे तो हमें लगता था कि शायद हमारे स्कूल वाले ऐसा करते हैं टीचर्स के साथ, आई डोंट नो, मे बी। फिर मुझे धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हुए तो बाकी जो हमारे फ्रेंड्स बने, जब हम बड़े हायर कॉलेज वगैरह में गए, तो हमें पता चला कि हर स्कूल में ही कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो देखिए, इन्होंने भी इसी चीज़ को एड्रेस किया है कि आप शिफ्ट फोकस करिए कहाँ पे, टीचर्स में। बच्चों से एक टाइम के लिए टीचर्स को शिफ्ट करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एडुकेशन हैपन्स इन द क्लासरूम ओनली, राइट, एंड इट हैपन्स बिटवीन द टीचर एंड द चाइल्ड। अब लर्निंग लेवल्स तब तक इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आप टीचर को वो पूरा थोड़ा सा लिबर्टी नहीं दोगे। आप क्या करते हो, उनको एनेबल करने के बजाय डिसेबल कर देते हो। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाओ, रिकॉर्ड कीपिंग। आपको पता है टीचर्स, जब, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी, जब हम स्कूल टाइम पे थे तो टीचर्स यूज्ड टू डिस्कस विद ईच अदर कि कल तो रात तक मैं शीट पे वही डेटा ही कलेक्ट कर रही थी, बच्चों के मार्क्स ही लगा रही थी, बहुत सारी तरीके और भी, रिकॉर्ड कीपिंग, इलेक्शन ड्यूटीज। इनफैक्ट इन आवर टाइम्स आई वुड सी सम ऑफ माई टीचर्स हैविंग वो उसकी ड्यूटी, इलेक्ट्रिक सप्लायंस की ड्यूटी के, वो उसे बंद करना है और चालू करना है, बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज। तो ऐसी तरह की ड्यूटीज में जब आप उन्हें एंगेज्ड रखोगे, समथिंग टुडे समथिंग एल्स टुमारो, देन हाउ विल teachers focus only and only on the education and learning outcomes of their students? So this is something that of course has to be changed, I believe. I certainly do. Okay, let's move on to a very important article. Need for more frequent labor data by government flagged with focus on rural. अब देखिए क्या हुआ है, ये सब क्यों हुआ है, ये सब कुछ हमें जानना है। लेकिन उसको जानने से पहले आपको सबसे पहले बात ये जाननी है कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। आप जो मैं बोलूँ ना, प्लीज अच्छे से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक मैं स्टेटमेंट दूंगी जो आपको बड़ी लगेगी, यार तो क्या मुश्किल बात कर दी, लेकिन आप अगर मेरी सारी स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो स्टेटमेंट भी आपको बहुत आसान लगेगी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ कि लेबर फोर्स क्या होता है। सी, लेबर फोर्स इज द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। मतलब या तो आप काम ढूंढ रहे हो, आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन है, आप इतने घंटे काम भी करने के लिए तैयार हो, आप किसी तरह का काम ढूंढ रहे हो, ठीक है, या तो आप एक्चुअल में काम कर रहे हो। तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल बोथ गेट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। इफ यू आर नॉट वर्किंग, you should have the will to work. Okay, ये होता है लेबर फोर्स। फिर आता है वर्क फोर्स। क्या होता है? सी, वर्क फोर्स इज द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड लोग इन्वॉल्व हैं, अनएम्प्लॉयड लोग नहीं इन्वॉल्व है। नाउ आई विल say a statement, speak a statement, listen to it. Difference between labor force and workforce is equals to total number of unemployed persons. Now think about it. It's very easy and I hope you will derive to it very easily. Okay, अब हम देखते हैं द सेंटर। ओके, अभी हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ कि
ऑलराइट, अभी ना कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि जो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस ने ऐसी रिपोर्ट्स सबमिट की है जिससे ये पता चला है, जिस बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हुई, कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, मतलब आप सही टाइम इंटरवल्स पे नहीं निकाल रहे पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा को। ओके, आप उन्हें फ्रीक्वेंटली निकालिए, रिलीज करिए, क्योंकि ये जो टाइम लैग आ रहा है इतना ज़्यादा रिलीज करने में पीएलएफएस की, और आपसे अच्छी तो प्राइवेटली कंडक्टेड सर्वेज हैं जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी करता है, वो एकदम टाइम टू टाइम पे सर्वेज निकालता है। थोड़ा सा मैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता देती हूँ। ये एक मुंबई हेडक्वार्टर्ड एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन कंपनी है। इट इज़ अ बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी। जब ये 1976 में एस्टैब्लिश हुई थी, देन एट दैट टाइम इट बिगेन प्राइमरली एज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। मतलब ये रिसर्च और ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करते थे और थोड़े रिसर्च पेपर्स निकालते थे सजेशंस के फॉर्म में, इन तरह के फॉर्म में। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इट इज़ अ वेल एंडोर्ड प्राइवेट कंपनी। मतलब इट हैज़ बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट डेटाबेस ऑन द फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। इनफैक्ट ये हाउस होल्ड इनकम वगैरह पे भी बहुत सारे डेटा निकालते रहते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। देखिए क्या डिफरेंस है, पहले तो हम पीएलएफएस के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। ओके, देखिए जो पीएलएफएस है इट इज टेकन आउट बाय द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, है ना, और उनको कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। अभी हम देखेंगे, वो भी इधर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है इस आर्टिकल में कैसे। और उन्होंने बोला है कि देखिए टाइम लैग इतना फ्रीक्वेंटली हम नहीं निकाल पा रहे क्योंकि कुछ इंटरनेशनल सेट नॉर्म्स है। देखिए पीएलएफएस एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट निकालता है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ऐसे कुछ नॉर्म्स सेट किए गए हैं जिनको हमें मैच करना पड़ता है। और थोड़ा सा भी कुछ हुआ, चूक रह गई, तो हम उसे नहीं रिलीज कर सकते। इसीलिए मोर स्क्रूटनी हमें कंडक्ट करनी पड़ती है कि रैंडम सैम्पलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर आप वही एक सिलेक्टिव लोगों को ही पकड़ पकड़ के आंसर्स पूछते रहते हो, उनसे ही डेटा कलेक्ट करते रहते हो। रैंडम होना चाहिए, किसी से भी पूछ लो। अगर तो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी तब तक आप एक सही उस पर डिसीजन मेकिंग में पहुंच ही नहीं सकते, फिर तो वो एक मैनिपुलेटिव डेटा है ना। तो वो सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें हमें ध्यान देने पड़ती है। अर्बन रूरल पॉपुलेशन पैरामीटर्स डिफरेंट है और डिफरेंटली उनको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि नहीं, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोपोर्शन सही से मेंटेन हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यही सारी डिस्कशन चल रही है, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है। अभी और भी हम देखेंगे क्या क्या रीजन है। लेकिन अब देखिए बात पता है क्या है, कि कोई भी डिले इसके रिलीज करने में, इस गवर्नमेंट डेटा के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होने लग पड़ते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी पे। देखिए क्या होता है ना, अभी तो हम इनफैक्ट पिछले 1-2 सालों से तो हम बहुत इस सरकार पे ये क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्यों नहीं रिलीज करते आप हाउस होल्ड सर्वेस भी नहीं रिलीज करते, आप पीएलएफएस भी इतनी लेट रिलीज करते हो, मतलब आप कोई घपले कर रहे हो ना, आप डेटा के साथ फॉर्ज करते हो, ये सब वगैरह। तो यही सब बातें चल रही हैं कि हम हमारी क्रेडिबिलिटी पे, गवर्नमेंट डेटा की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लग पड़ता है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो पीएलएफएस है ना, वो एक बहुत ही रोबस्ट सर्वे है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की पीएलएफएस और ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे की, तो जो पीएलएफएस है वो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये एक, मैं क्या बताऊँ, जैसे पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड सर्वे है, पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड सर्वे। और जो वो प्राइवेट सर्वे है वो एक इट इज़ लाइक अ सेल्फ कंप्लीशन सर्वे, जिसे हम पैनल सर्वे कहते हैं। देखिए पैनल सर्वे में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। पैनल सर्वे में क्या होता है कि आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि अच्छा देखिए आपको 100 रुपये मिलेंगे अगर आप ये फॉर्म भर देंगे। इस फॉर्म में कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, आपके बस 5 मिनट लगेंगे, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। आपको सेल्फ अपना खुद वॉलेंटरली उसको फॉर्म को भरना है, आपने खुद आंसर्स देने हैं, ये सब वगैरह, और आप भर के उसे सबमिट कर दोगे ऑनलाइन। ठीक है, आप समझ गए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंप्लीशन सर्वे। जैसे हम आए दिन बहुत चीज़ों पे सेल्फ कंप्लीशन सर्वेज भरते रहते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट करती है वो एक पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड सर्वे है। देखिए ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है सच में। आपको लग सकता है नहीं इंपॉर्टेंट, पर अगेन आई कैन नॉट हेल्प दैट आउट, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड सर्वेज क्या होते हैं, जैसे आपको कॉल किया जाएगा फेस टू फेस, आपसे बात करके टेलीफोनिक पे, या फिर डोर टू डोर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर कंपनी में पूरा एक वो ग्रुप आया, टीम आई, आपसे क्वेश्चंस पूछे रैंडमली, किसी भी वर्कर को, ऐसे ही कोई स्पेसिफिकली वो ओनर को जाके कहेंगे आप अपने 10 भेज दो, ओनर को पता है भाई इन्हीं 10 बंदों को भेजना है, ऐसा नहीं हो सकता, रैंडमली। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली आप
एक डिफरेंस देखिए, सेल्फ कंप्लीशन सर्वे में और एक पर्सनल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस है, एक डिटेल्ड एनालिसिस सामने आ सकता है, और यही मेन डिफरेंस है पीएलएफएस और सीएमआईई के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने यही सब कुछ लिखा है कि हाँ, और ये एक और चीज जो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जो ये प्राइवेट बेस्ड सर्वे है उनका जो टिल्ट है वो बहुत अर्बन डेटा पे है, और हमें देखिए जो पीएलएफएस सरकार का एक है ना, हमें तो दोनों में बैलेंस रखना पड़ता है, हमें वो भी निकालना है, रूरल का भी और अर्बन का भी निकालना है, हम तो नहीं हो सकते। अगर हम पीएलएफएस की बात करें तो इसे रिलीज कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मॉस्पी जिसे हम कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, और ये कंडक्ट करता है पीएलएफएस फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। लेकिन अब इसमें भी देयर इज आल्सो अ रब हियर, ओके, जो इसमें भी कुछ डिफिकल्टी है जो पीएलएफएस में इंप्रूव करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। देखिए आप रीजन कुछ भी दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस और सरकार मिलकर यही डिस्कस कर रहे हैं, रीजंस डीले के कोई भी हो, फैक्ट ये है कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी रिलीज करने की बढ़ानी है, इसको तो पहुंचना है ताकि हम डिफिकल्टीज को सॉल्व कर पाए। तो देखिए फैक्ट क्या है कि वेयर इज इट, ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि जो लेबर डेटा है रूरल एरियाज के लिए वो एनुअली पब्लिश होता है, लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें इट इज रिलीज्ड क्वार्टरली, हर क्वार्टर बाद, है ना, हर 3 महीने बाद इसका एक वो रिलीज हो जाता है, 3-4 महीने बाद, है ना, ओके। लेकिन जो रूरल डेटा आ रहा है वो ईयरली आ रहा है ना, तो आप गैप देखिए तो कितना ज्यादा है, एटलीस्ट आप रूरल के साथ, वही जैसे मैंने बोला था कि फोकस हैज टू बी गिवन टू द रूरल एरिया डेटा एज वेल। तो यही चीज इसमें लिखी है कि जैसे रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं पीएलएफएस जो 2020-21 के लिए था उसे रिलीज किया गया 2022 में, तो आप टाइम लैग देखिए, डेटा तब तक अवेलेबल था लेकिन रिलीज इतनी लेट हो पा रहा है, ये सब कुछ। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम मुंबई बेस्ड सीएमआई की बात करें, इट कम्स आउट विद मोर फ्रीक्वेंट डेटा फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ डेली, वीकली और इवन मंथली बेसिस, देख रहे हैं आप। तो सेल्फ कंप्लीशन सर्वे वैसे इजी भी है कंपाइल करना, पैनल सर्वे जो होते हैं आई बिलीव। और अगर हम बात करें, यही कह रही है सरकार और साथ में ये जो स्टैंडिंग कमेटी है मिलके कि देखिए पीएलएफएस डेटा इज वेरी वाइटल फॉर पॉलिसी मेकर्स। क्यों? क्योंकि इसे इसीलिए हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स, जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसीलिए पीरियोडिकली इन्हें लाया जाए ताकि हम एकदम अप टू डेट रहें कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमें कौन कौन सी नई स्कीम्स, अपना एक्शन कहाँ फोकस करना है, सब कुछ के लिए। ओके अब देखिए मॉस्पी ने इस पे कुछ रिप्लाई किया है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने तो ये सब कुछ बोल दिया हमारे लिए बड़ा जरूरी है, टाइम पे लाएं, तो मॉस्पी जो निकालती है वो भी तो कुछ अपने रिप्लाई में बोलेगी। देखिए उन्होंने बोला कि पीएलएफएस, आप ये भी पॉइंट एकदम ध्यान से सुनिए, पीएलएफएस ने देखिए फ्रीक्वेंसी तो थोड़ी सी अपनी इंप्रूव की है, अब हम एनुअल डेटा निकालते हैं, लेकिन हम पहले वंस इन 5 ईयर्स निकाला करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले पीएलएफएस का डेटा वंस इन 5 ईयर्स वाला आया करता था, ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो इन्होंने यही बोला, देखिए अभी भी अगर थोड़ा डिले हो जाता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ ग्लिचेस हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वर्ल्ड बैंक डेवलप करके देती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा क्या ग्लिचेस हैं। देखिए पीएलएफएस ने स्टार्टिंग में जब कंडक्ट किया तो उन्होंने यूज किया अपना सर्वे को कंडक्ट करने के लिए कंप्यूटेड असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू CAPI एप्लीकेशन, जिसे वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया था, ठीक है। तो हमें लगा था कि हमारा टाइम लैग इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हमें, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक एप्लीकेशन थी वो बहुत सारी डेटा रिलेटेड हमारी मेजर प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, हमें बहुत सारी रिविजन्स करनी पड़ी, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है उसने कुछ कुछ और अपना अपग्रेड करके दिया हमें अपने एप्लीकेशन में, फिर उसमें भी हमें दिक्कत आ गई क्योंकि उसने हमारे डेटा लैक को वो करने। देखिए सिक्योरिटी ऑडिट, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने से पहले उसे एक सिक्योरिटी ऑडिट को क्लियर करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वो पास नहीं कर पा रहा हमारी कंट्री का सिक्योरिटी ऑडिट, है ना, तो विच इज अ मैंडेटरी requirement for any software application for use by the government, and World Bank application is not being able to do that, okay। फिर मिनिस्ट्री ने उसको मॉस्पी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर 2018 में हमने फिर थक हार के, जब कोई ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज कर पा रहे, थक हार के हमने फिर क्या किया, कन्वेंशनल पेपर बेस्ड पर्सनल इंटरव्यू करने शुरू कर दिया। अब देखिए मैनुअल मोड में तो डेटा कलेक्शन होगा तो टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए पीएलएफएस की रिपोर्ट्स में टाइम लैग आ रहा है। आई थिंक नाउ यू गेट इट। अब रूरल डेटा की बात करें, इन्होंने बोला इट शुड कम एटलीस्ट क्वार्टरली लाइक अर्बन डेटा, पर अभी भी एनुअली आ रहा है, और अगर हम सीएमआई की बात करें तो वीकली, मंथली, डेली सब कुछ निकाल रहे हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पे बात की है। आई हैव एड्रेस्ड ईच एंड एवरीथिंग हियर, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपको मैं 3-4 बातें बताती हूँ, कोई भी आपके पास एग्जाम्पल्स ना हो ना
कि वर्स्ट अब्यूज ऑफ पावर का एग्जाम्पल, या फिर आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट स्पीच का एग्जाम्पल, या स्टेट स्पॉन्सर्ड इंसरेक्शन का एग्जाम्पल, या स्टेट स्पॉन्सर्ड मिसोजिनी या रेसिज्म का एग्जाम्पल। तो मिस्टर ट्रम्प इज द एपिटमी ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि मिस्टर ट्रम्प इज लाइक अ फनी कैरेक्टर, आई वुड से। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट जब थे, ऑब्वियसली हर प्रेसिडेंट को, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, जब एक प्रेसिडेंट बनते हैं या वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो लेते हैं एक ओथ ऑफ ऑफिस, और वो फिर दूसरी लेते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी, है ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे अपने, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उनको ऐसी चीजें पता चलती है जो हमारी आम जनता तक शायद कभी नहीं पहुंचेगी, कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो उस टाइम पे जो डिसीजन लिया गया आपस में पाकिस्तान से, इस बारे में क्या बात हुई थी, कभी नहीं पता चलेंगी। इन तरह के बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ऐसे वो ओथ ऑफ सीक्रेसी, तो बाई चांस जब आप अपनी पोजीशन में नहीं रहते तो फिर आप वो किसी को रिवील नहीं कर सकते जो उस पोजीशन के दौरान आपको पता चली। लेकिन मिस्टर ट्रम्प, ही इज सो ग्रेट एंड नाइस कि उन्होंने क्या किया, जो ऐसे क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स थे जो उनको शायद कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए थे, वो ऐसे क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स अपने साथ ले गए। अपनी फ्लोरिडा के एक बड़े से बंगले में उन्होंने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स के ऐसे नीचे साथ में मिला मिलू के रख दिए, ताकि किसी को पता तो कभी चलेगा नहीं। और ऐसे अब इन पे FBI का जो रेड पड़ी है, ये सब कुछ सामने आया है। और मैंने क्यों कहा था कि इन्होंने इंसाइट किया था इंसरेक्शन को, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने कैपिटॉल हिल में जो लास्ट ईयर उधर जाके जो दंगे हुए थे, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने बल्कि उनको बढ़ावा दिया था, ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मिसोजिनी और रेसिज्म का तो आपको पता ही है, ये क्या क्या बोलते हैं। तो ये तो कितने मीम्स इन पे बन चुके हैं, आई शैल नॉट इवन गो इनटू इट। ओके, सिंगल ब्रांड टू हेल्प कट फर्टिलाइजर कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना है कि यहाँ पे मनसुख मांडविया यानी कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने किस स्कीम की बात की है। फिर मैं आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी, और इम्पोर्टेंट भी। देखिए, इंटरेस्टिंग मेरा मतलब होता है इंपॉर्टेंट, हर चीज़ जो इंटरेस्टिंग बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज कंट्रोलिंग ऑफ यूरिया प्राइस एंड व्हाट इज डी कंट्रोलिंग ऑफ प्राइस। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने क्या किया है। उन्होंने, देखिए, अब इम्प्लीमेंट करने की बात की है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को, जिससे क्या होगा, एक सिंगल ब्रांड होगा हर फर्टिलाइजर और लोगों के लिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे, आपको समझ आ जाएगा। और ये किसके तहत किया जा रहा है, एक फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम के अंडर, जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ओके, PMBJP which is funny, I'm sorry. Okay, what is this one nation one fertilizer scheme? देखिए क्या होता है इस स्कीम के अंदर, क्या होगा, जो कंपनीज हैं, जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज वगैरह, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना पहले वो अपना जो लेबर, पूरा जो बाहर का जो उनका कवर होता था, किसी भी उसका प्रोडक्ट का जो बैग का कवर होता था, उस पर बड़ा बड़ा अपनी कंपनी के शानदार से अपनी एडवर्टीजमेंट, कोई किसी ने फर्टिलाइजर पकड़ा हुआ है और एकदम अट्रैक्टिव से लोगोज लिखे हुए हैं, अट्रैक्टिव सी लुभाने वाली बातें लिखी हुई हैं, ये यूज़ करिए और पाए निजात इन चीज़ों से, ऐसी तरह की चीज़ें। तो अब क्या है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं, ये अपना नाम, अपना ब्रांड, अपना लोगो और कोई भी रेलेवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 जो स्पेस है बैग की, उस पे लगा सकते हैं, और जो रिमेनिंग 2/3 स्पेस है उस पे लिखा जाएगा भारत ब्रांड एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और ये जो सिंगल, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या मतलब है इसका। ये जो सिंगल ब्रांड ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, क्या होगा, जैसे अगर आप सपोज करिए कि कोई भी यूरिया का पैकेट है, या फिर कोई डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डैप का पैकेट है, या फिर म्यूरिएट ऑफ पोटैश MOP उसका पैकेट है, या फिर NPK, इन तरह के फर्टिलाइजर्स का कोई भी बैग है, पैकेट है, तो उसमें क्या होगा, नाम क्या होगा ब्रांड ने, भारत यूरिया, भारत डैप, भारत MOP, भारत NPK। समझ गए ना, रिस्पेक्टिवली हर एक फर्टिलाइजर उसके लिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब ये अप्लाई स्कीम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं है, बल्कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए है।
और सरकार का ये कहना है कि यूनिफॉर्मिटी लाएगा ये फर्टिलाइजर ब्रांड्स में, क्योंकि इससे देखिए पहले चॉइसेस हुआ करती थी, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, तो फिर ऐसे काफ़ी लॉसेस हुआ करते थे। अब कंपनीज को लॉस नहीं होंगे, सरकार का ये कहना है, क्योंकि हर ब्रांड ही भारत ब्रांड है। तो जो फार्मर्स हैं, दे विल नॉट हैव टू चूज फ्रॉम वेरियस ब्रांड्स बिकॉज एवरी ब्रांड इज इक्वली नाइस, so that would actually bring sort of a uniformity into it. Okay, now what are the possible drawbacks of this scheme? देखिए क्या करेगा ये, डिसइंसेंटिवाइज कर देगा किनको, फर्टिलाइजर कंपनीज को, क्योंकि वो पहले इतना पैसा लगाया करते थे अपनी मार्केटिंग में, अपनी ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज में। आप सोचिए कितने सारे लोग तो ऐसे मॉडल्स लाते होंगे, ऐसी प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग उनकी टीम होगी, उस ऊपर छाप बहुत कुछ होता होगा, उन सबका गया सब बर्बाद। अब तो लाओ 1/3 स्पेस के लिए कितना कोई वो अपना वो कर लेगा, ठीक है, ये सब भी होगा फिर उसके बाद, है ना। तो एक और एलिगेशन ये है सरकार पे, वो ये है कि इससे क्या हुआ है, जो कंपनीज हैं दे हैव गॉटन रिड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। एक तरह से उनका जो स्टेटस एज ओनर से कॉन्ट्रैक्ट वो हो चुका है, क्योंकि सरकार का ही भारत ब्रांड छपना है जब हर चीज पे, है ना। फिर एक एलिगेशन ये है कि अभी क्या होता था, in case of any bag or batch of fertilizers not meeting the required standards, अभी क्या होता था, ब्लेम जाता था कंपनी पे, अगर किन्हीं तरह के स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर पा रहे। अभी क्या होगा, सारा ब्लेम आएगा खुद गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट कह रही है तो अच्छा है ना, तो दिखाती है कि मोदी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। So let's see what happens. I have nothing to speak about it as such. देखते हैं, अगर अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए, क्या पता कैसे हो। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि कंट्रोलिंग ऑफ प्राइस क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ यूरिया का MRP क्या होगा इस टाइम पे, यूरिया का MRP अराउंड, अगर मैं बात करूँ कि 50 kg का अगर बैग है तो इट इज़ फॉर ₹268, and if it is for 45 kg bag of urea, I think it's about ₹242, है ना। तो देखिए क्या है, ये इतना ज़्यादा मेरे को क्यों पता है, क्योंकि स्टैट्यूटरली फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग ऑफ यूरिया प्राइस। एक यही ऐसा यूरिया ही सिर्फ एक ऐसा फर्टिलाइजर है, एक न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर है, जिसे एटलीस्ट गवर्नमेंट वो करती है, उसके रेट्स फिक्स करती है। बाकी जितने भी NPK, DAP वगैरह ये सब हैं, इन सब के गवर्नमेंट एटलीस्ट ऑन पेपर, थोड़ा तो इनका गवर्नमेंट का उधर भी है अभी थोड़ा सा कंट्रोलिंग, लेकिन वैसे एटलीस्ट ऑन पेपर इट इज कम्प्लीटली डी कंट्रोल। मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाई पे उनका रेट डिपेंड करता है, जैसे कि हम देखते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग ऑफ यूरिया कैसे होता है, देखिए ताकि यूरिया को अफोर्डेबल बनाया जा सके फार्मर्स को। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यूरिया यूज़ होता है ना, फार्मर्स सबसे ज़्यादा यूरिया ही यूज़ करते हैं, चीप भी है। तो इसीलिए ताकि फार्मर्स के लिए वो हमेशा अफोर्डेबल ही रहे, तो सेंटर क्या करती है, वो कंट्रोल करती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP ऑफ यूरिया, pegging it at a very low level which is actually unrelated to the cost of production and distribution, both being higher। मतलब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर कंपनी है, उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, उसका ट्रेवल फ्री लग रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे डल रहे हैं जो महंगे हैं, है ना। अब उसका क्या पता जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है वो MRP से कहीं ज़्यादा है, लेकिन अब किसान ना अफेक्ट हो तो किसानों को तो चीप ही देना है उसका प्राइस। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है मैन्युफैक्चरर कंपनीज को। आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए, ये कंट्रोलिंग ऑफ प्राइस जो है सब्सिडी मिल रही है, फार्मर्स को नहीं मिलती, ये सब्सिडी मिलती है मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा उन्होंने कॉस्ट उठाया होता है वो उनके बैंक में चला जाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, सी आई टेल यू माई फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I cannot emphasize enough on this article. आपको लगेगा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ये सब वगैरह तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम तो USA, जापान ऐसी कंट्रीज के, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, आपको ठीक है इंपॉर्टेंट, पर अभी हमारा जो शिफ्ट फोकस है वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन चीज़ों पे है, एंड आई बेट कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आने वाले चीज़ों में। देखिए कैसे, इसकी एक एक बात जो इस आर्टिकल में लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इशू बताना चाहूँगी, जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री के बीच में यानी कि अर्जेंटीना के बीच में और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट चल रहा है। देखिए इनके बीच में जो अर्जेंटीना है, अगर आप अर्जेंटीना को कभी भी ऐसी गूगल इमेज उसकी देखेंगे तो क्या है
कि उसके अगर आप अराउंड 300 माइल्स ईस्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट, मतलब ईस्ट पे उसके कोस्ट के अराउंड 300 माइल्स यानी कि 480 किलोमीटर्स के आसपास उसके फॉकलैंड आइलैंड्स बसे हुए हैं। ये जो फॉकलैंड्स आइलैंड्स हैं ये देखिए इसकी सॉवरेनिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल है। क्यों ऐसा इशू है? क्योंकि सिंस अर्ली 19th सेंचुरी अर्जेंटीना इस पे सॉवरेनिटी क्लेम करता है, लेकिन ब्रिटेन ने इसे सीज कर लिया था इन आइलैंड्स को 1833 में। और जो बचे कुचे वहां पे अर्जेंटीन के जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको भी डिस्पर्स कर दिया था और एक्सपेल कर दिया था, मतलब भगा दिया था वहां से जबरदस्ती। ठीक है, तो उनका ही अभी तो वैसे कब्जा है, लेकिन जो ब्रिटेन है वो रिजेक्ट करता है अर्जेंटीना के क्लेम को। अर्जेंटीना कहता है ये ऑफिशियली हमारा होना चाहिए, किसी से भी पूछ लो। तो यही इनके बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। देखिए आज के टाइम पे भी मैं क्या बोलूँ, मतलब एक तरह से मैं तो इसको एक कॉलोनियल लेगेसी ही कहूँगी। ब्रिटेन उस टाइम पे 1833, आप सोच सकते हैं, समझ पा रहे हैं राइट? तो अभी भी पूरी तरह से बड़ी सारी चीज़ें हैं। आपको एक दो एग्जाम्पल और भी ऐसे दिख जाएंगे जो अभी भी कॉलोनियल लेगेसी में चल रहे हैं, अभी भी वहाँ पे सॉवरेनिटी का अता पता नहीं है। खैर अभी मेरे को ये न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना है। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ है, आपको मैंने बताया था जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी एक 3 कंट्री टूर पे गए हुए हैं, लैटिन अमेरिका की 3 कंट्री टूर पे गए हुए हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक नोट ऑफ एवरी सिंगल इवेंट ऑफ इट। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये जो इवेंट के दौरान, मतलब जब वो गए, उन्होंने रियटरेट किया सपोर्ट को जो हमारी इंडिया दिखाती है कि देखिए आप में ये जो अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम, आप में ये जो मुद्दा है ना, आप इसको इंटरनेशनल नेगोशिएशंस द्वारा सॉल्व कीजिए। आप आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कुछ ऐसे तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिए। ये जो सदर्न अटलांटिक ओशन में बसा हुआ ये जो आइलैंड है ना, इस पे अपनी सॉवरेनिटी के मुद्दे के बारे में। ठीक है, तो और क्या क्या इन्होंने बोला, देखिए इन्होंने बहुत कुछ बोला, और भी बहुत कुछ बोला, जैसे ये फॉकलैंड्स टेरिटोरियल इशू के साथ साथ इन्होंने और क्या क्या बोला है। हाँ, इन्होंने बोला है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी एनहांस करेंगे, इंडिया और लैटिन अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना एनहांस करेंगी अपनी मिलिट्री एक्सचेंजेस को, ट्रेड को, कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स यानी एनर्जी, डिफेंस, इन तरह के जो सेक्टर्स हैं, है ना। और रेसिप्रोकल जेस्चर कैसे है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अर्जेंटीना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल में उन्होंने यहाँ विजिट किया था। अब उनको एक आप कह सकते हैं एक रेसिप्रोकल ये जेस्चर ही है जो हमारे जयशंकर जी वहाँ अर्जेंटीना गए हैं ये दिखाने के लिए, वी वैल्यू ईच अदर, बोथ ऑफ द कंट्रीज आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर रिलेशनशिप। ओके, तो फिर इस टॉक के दौरान देखिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें और भी बोली हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। इंडिया, मैं आपसे बहुत पिछले 2-3 दिन से ये डिस्कस कर रही हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम रशिया, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी लास्ट मंथ में, जुलाई में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रेड सेटलमेंट जो है उसको हम अब रुपीज़ में अलाउ करते हैं। जो मैंने वॉस्त्रो अकाउंट कैसे कैसे हो गए सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ, आप चाहें तो दोबारा रिविजिट कर सकते हैं उस वीडियो को। तो इससे ये पता चलता है हम काफ़ी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के तत्पर है। हम सच में चाहते हैं कि रुपी में हमें ट्रेड सेटलमेंट्स, पेमेंट सेटलमेंट्स होने लग पड़े, क्योंकि इससे क्या होगा, रुपी का औदा काफ़ी ऊपर हो जाएगा। इट विल हैव इट्स ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी एंड हेंस इन दिस एग्जाम्पल एज वेल नाउ बोथ द साइड्स हैव अग्रीड to explore possibilities for the development of a payment mechanism in local currencies. Okay, you must take note of this. Okay, अब देखिए अगर हम देखें एक और स्टेटमेंट जो आई है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अर्जेंटीना की, उन्होंने क्या किया, हमने तो नहीं कहा, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है ऑफिशियली, लेकिन उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा, जो मिस्टर जयशंकर हैं उन्होंने तो इंडिया का पूरा सपोर्ट दिखाया है ताकि अर्जेंटीना बन सके ब्रिक्स ग्रुप का मेंबर। अभी तक ब्रिक्स ग्रुप के कौन से मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए एक नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक इट इज गुड ओनली अगर ऐसा होता है तो। इंडियन मिशन इन श्रीलंका स्लैम्स चाइनीज एनवॉयज रिमार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके साथ देखिए कल डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था आपके साथ मैंने, कि जो श्रीलंका के केस में जो चाइनीज डिप्लोमेट हैं उन्होंने क्या कहा था कि देखिए अभी हम, जैसे मैंने बोला था, जो श्रीलंका के और दोस्त हैं फार और नियर, यानी कि यूएसए और इंडिया पे हिंट था ये इनडायरेक्ट, उन्होंने तो हमेशा बुली किया है श्रीलंका को, है ना।
और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा ऐसा बोला, देख लेकिन चाइना है, लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छी तरह चाइना की तरह ही जानता है अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इन सबको मेंटेन करना। और वो इंडिया जैसी कंट्री से डरने वाला नहीं है। जैसे चाइना मेंटेन कर रहा है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ताइवान के केस में एक्सरसाइजेस कर करके और यूएसए को भगा रहा है, वैसे ही श्रीलंका भी अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकता है। यही उन्होंने दिया था, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या किया है हमारा, हमने बहुत शार्पली, हम यूजुअली क्या करते हैं हमेशा हिडन वे में लिखते हैं, लेकिन हमने बहुत एक्सप्लिसिटली हमारी यहाँ की जो ट्विटर पे स्टेटमेंट निकली है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो चाइनीज इस डिप्लोमैट ने कहा है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इंडिया को जानते ही नहीं। अभी आप देखिए, हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इसमें। Sharply reacting to the recent remarks of the Chinese ambassador to Sri Lanka on the controversial visit of a Chinese military vessel. अब देखिए आपको पता है सारा क्यों बखेड़ा खड़ा हुआ है, क्योंकि एक चाइनीज वेसल है युआन वांग 5, जो मैं आपसे कई बार इस पूरे इवेंट को डिस्कस कर चुकी हूँ। वो अगस्त 16 से 22 अलाउ कर दिया गया था वहाँ डॉक करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन हाई कमीशन ने बोला कि जो कल श्रीलंका में जो चाइनीज डिप्लोमेट ने बोला है ना कि बुली कर रहे हैं फार और नियर इसके नेबर्स श्रीलंका के, ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनको बेसिक डिप्लोमेटिक एटिकेट्स भी नहीं है उस चाइनीज डिप्लोमेट को। और ये साफ पता चलता है कि जो आप पर्सनली दिखा रहे हो ना ऐसी बातें बोल के, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके लार्जर नेशनल एटीट्यूड। आपका पूरा नेशन ही आपके माइंडसेट जो आपने दिखाया वो दिखाता है कि आपके नेशन का माइंडसेट भी वही है जो आप जैसी बातें कर रहे हो। देखो कितना ज्यादा क्रिटिकल रिमार्क है हमारी तरफ से, और बिल्कुल सही भी है। इट शुड हैव कम इन दिस वे ओनली। और उन्होंने ये बोला है कि जो हिज व्यू ऑफ श्रीलंका's northern neighbor may be colored by how his own country behaves। और जिस तरह का आप बात कर रहे हो ना कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं वो हार्म होने देता, क्योंकि इंडिया ने कहा था देखिए आप मत करिए ऐसा, आप मत उनकी शिप को आने दीजिए, क्योंकि वो एक सर्वेलेंस वेसल है, वो एक रिसर्च डेवलपमेंट वेसल नहीं है। हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के इतनी पास पहली बार कोई चाइनीज वेसल आने वाली थी, हमारे लिए काफी खतरा वाली बात थी ये, तो हमने सिर्फ इतना कहा था। तो ये कहीं से भी हम उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम श्रीलंका के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और जो आप बात कर रहे हो ना कि हमने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा लिया श्रीलंका ने एक ऑटोनोमस डिसीजन लेके, तो आपको मैं बता दूं आप ही की कंट्री ऐसी है जो दूसरों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आपका साउथ चाइना सी में हमने भी रवैया देखा है, वैसे इन्होंने साउथ चाइना सी मेंशन नहीं किया पर मतलब इनका यही है इंडिया का यहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, इंडिया वी अश्योर हिम इज वेरी डिफरेंट। आपकी कंट्री से हम बहुत डिफरेंट है, ना हमारा माइंडसेट ऐसा है ना ही एक्शंस ऐसे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, हमारा कंसर्न दिखाने के बाद भी, हम श्रीलंका ने उनको वहां पे डॉक करने दिया चाइना को, है ना। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, वी हैवंट सेड इवन अ सिंगल वर्ड बिकॉज वी अंडरस्टैंड। यहाँ पे बहुत अच्छे से इंडियन डिप्लोमेट ने लिखा है, श्रीलंका नीड्स सपोर्ट, वी नो दैट, not unwanted pressure or unnecessary controversies to serve another country's agenda। okay? तो यही सब कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा है। आई होप ये आपको बहुत ये समझ के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम देखते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले और कुछ चीज़ें हैं। CGI के बारे में मैं एंड में डिस्कस करूंगी, अपॉइंटमेंट के बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम की वीडियो में इतने लोग मेरे साथ नहीं जुड़े थे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस इट इवन नाउ। अब देखिए क्या होता है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं। मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, स्विगी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सीख कर रहे हैं मिनिमम वेज, और काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही है, बिहार में भी हो गई है, अब तो पहले बेंगलुरु से स्टार्ट हुई थी, तो ये सब कुछ चल रहा है। देखिए गिग वर्कर्स पता है कौन होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं इंडिपेंडेंट वर्कर्स, मतलब जिन तरह की लग्जरी एक एम्प्लॉय सोच भी नहीं सकता, वो गिग वर्कर्स के पास होती है। लग्जरी नॉट इन द लिटरल सेंस, इन द सेंस दैट दे आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन टाइम, किस टाइम पे वो काम करेंगे, कितनी पे, बेसिक पे, मतलब उनका क्या है, किस तरह की उन्हें जॉब चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क फ्रॉम होम मिल जाती है, सब कुछ। आपको एग्जांपल देती हूँ कि गिग वर्कर्स एक इतना बड़ा रेंज है ना, उस रेंज में ना ज़्यादा अच्छी समझने वाली जॉब से लेके बहुत अच्छी समझी जाने वाली जॉब्स भी आती हैं। देखिए मैं सोसाइटी की समझी जाने वाली, मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं है इस थिंकिंग में। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे क्या कर सकते हैं, स्पीच लिख सकते हैं किसी के लिए, या फिर कोई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो आप कहते हैं ठीक है आपको एक हफ्ते में हम लिख के दे देंगे, आपकी मर्जी है, एक हफ्ते में आप सुबह लिखो, रात लिखो, शाम लिखो, रात को बैठ के लिखो, कभी भी लिखो, है ना, आपके पास टाइम है। और जैसे हम स्विगी एग्जीक्यूटिव्स या फिर हम जो डिलीवरी बॉयज तो हैं ही ऑब्वियसली, जो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी एजेंट्स हैं या फिर अमेजोन के, वो भी सारे गिग वर्कर्स हैं, लेकिन वो जो
इनफैक्ट जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा गलत ऑर्डर आ जाता है, नॉन वेज हमने ऑर्डर नहीं किया होता, वेज ऑर्डर किया होता है, एक नॉन वेज फूड डिलीवर हो जाता है, तो हम कंप्लेंट डालते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव परमानेंटली ऑनलाइन होता है। मैं आपको बता दूं, कोई वो कहीं आप ही की सिटी में नहीं बैठा हुआ है। इनफैक्ट आई रिमेंबर टॉकिंग टू एन एग्जीक्यूटिव हु वाज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड आई वाज हियर समवेयर एल्स, है ना। तो फिर मुझे पता चला अच्छा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं, कैसे प्रोलिफरेट हो गया है गिग वर्कर्स का वो, या फिर आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जैसे एक मॉडल जो आप स्कूल टाइम पे साइंस के बनाया करते थे, अगर कोई बहुत बड़ा मॉडल मेकिंग कंपनीज भी बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन कोई आपका मॉडल बना दे, आपको यार तू मेरा मॉडल बना दे यार, मतलब मैं तेरे को 2,000-3,000 रुपये दूंगा, कहता ठीक है यार मैं तो एक हफ्ते में बना दूंगा। दैट इज ऑल टू गिग वर्किंग। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्किंग है। और इनफैक्ट ऐसा कंपनीज कहती हैं कि आप हमारे वर्कर्स नहीं हो, एम्प्लॉयज नहीं हो, बल्कि आप तो हमारे पार्टनर्स इन प्रमोशन हो, पार्टनर्स इन प्रोग्रेस हो। तो दैट इज हाउ यू मेक देम फील ओके, द कंपनी सर्वाइविंग जस्ट बिकॉज यू आर आवर पार्टनर्स। ओके, दैट्स एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ गिग वर्किंग। अब हम देखते हैं ये क्या है पूरा। इंटेल एजेंसीज सीक लॉ ऑन क्रिप्टो डील्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी। सबसे पहले तो बात क्या चल रही है, देखिए क्या लिखा है। इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गवर्नमेंट को काफ़ी प्रेस किया है, काफ़ी एम्फोसाइज किया है गवर्नमेंट पे कि आप क्या करें, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको डिस्टिंक्टली लिस्ट कर दें अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ताकि उनके लिए मैंडेटरी हो जाए कि वो जो एक्सचेंजेस हैं उनको प्रोएक्टिवली शेयर इन्फॉर्मेशन करनी हो इनके साथ। अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो वो पुलिस या फिर कोई भी और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे वो कांटेक्ट कर सकें, उनको जल्दी से जल्दी, जैसी ऐसी कोई उनको भनक भी लगे तो वो सरकार को बता सके। सबसे पहले तो एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। देखिए, एक्सचेंज इज एनी मार्केट प्लेस, अगर हम कन्वेंशनल टर्म्स की बात करें, एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो बेचा खरीदा जा रहा है, मार्केट प्लेस ही है, लेकिन किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इन तरह के एक्सचेंजेस को मतलब बोला जा रहा है, इन तरह की मार्केट प्लेस जैसी जो है उनको बोला जा रहा है कि ऐसी तरह की अगर कोई भी सस्पिशियस आपको एक्टिविटीज होती दिखती है, ट्रांजैक्शंस होती दिखती हैं, तो आप सरकार को बताइए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए डील करना। अभी क्रिप्टो करेंसी बताने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसे केसेस सामने आए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया है, जिसमें पास्ट फ्यू मंथ्स में क्या हुआ है, बहुत सारी चाइनीज शेल कंपनीज हैं, जो चाइनीज शेल कंपनीज हैं, जो जैसे बहुत सारे डिजिटल लोन मोबाइल ऐप्स हैं जो इंडिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं इस तरह से। वो क्या करते हैं, उन्होंने फंड्स सेंड किए हैं आउट ऑफ इंडिया थ्रू दीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जो काफ़ी हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन एक बार मैं पहले ये सब कुछ डिस्कस कर लूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। मैं आपको ये भी बताऊंगी शेल कंपनी क्या होती है, बट जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब इन्होंने क्या कहा है कि अभी क्या होता है, अथॉरिटीज़ हाँ इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, अगर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह के एक्सचेंजेस से, ले सकती हैं वो। लेकिन एक क्रिमिनल केस जब तक कोई रजिस्टर नहीं हो जाता या फिर एक FIR रजिस्टर नहीं हो जाती किसी ऐसे के तहत, है ना, तभी। अब देखिए इसके लिए लिखा है सेक्शन 91 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो ये कहता है कि इन तरह के ओकेजन्स में जब क्रिमिनल केस एक वो हो जाए रजिस्टर, तभी आप एक्सचेंजेस से, जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हाँ जी बताओ कि कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, क्या इनके डॉक्यूमेंट्स, ये सब बता सकते हो, ले सकते हो उनसे। अभी ऐसे इनफैक्ट मतलब इस कॉन्फ्रेंस पे जहाँ पे ये बात चल रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये कहा है, देखिए काफ़ी मतलब चैलेंजिंग है ये चीज़, क्योंकि मतलब क्या होता है कि इन एक्सचेंजेस के इनफैक्ट कोई फिजिकल ऑफिस भी नहीं है, फिजिकल एक वो भी नहीं है, प्रेजेंस भी नहीं है, डेटा स्टोरेज भी क्लाउड बेस्ड है, तो काफ़ी दिक्कत है सब कुछ इस चीज़ से डील करना। तो आप क्या करें, आप क्या करें, इनको जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो आपने ED को इतनी पावर्स दी हुई है ना, वैसी तरह की पावर्स आप एजेंसीज को दे दो, ताकि वो इन्फॉर्मेशन लिए बिना सीजर और ये सब सर्च वगैरह कर सकें। इन तरह की बातें इन्होंने यहाँ पे की हैं। तो अब हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना है कि एक शेल कंपनी क्या होती है। देखिए आप समझिएगा मैं क्या बोलने वाली हूँ। एक शेल कंपनी कोई भी एक ऐसी फर्म होती है या फिर कोई ऐसी कंपनी होती है, वो कोई भी ऑपरेशन नहीं उसमें हो रहा, किसी तरह का उधर काम नहीं होता, कोई उसमें मशीन नहीं चलती, कुछ भी नहीं हो रहा, एम ही है वो कंपनी, ठीक है। पर वो फॉर्मली रजिस्टर्ड है एक कंपनी के रूप में, फॉर्मली लीगली ऑर्गेनाइज्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है हमारी इकोनॉमी में। देखिए अब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इज ओनिंग अ शेल कंपनी इलीगल? नो, आंसर इज नो।
You can own a shell company and that owning that is not illegal. क्यों? क्योंकि देखिए शेल कंपनी तो कन्वर्ट भी हो सकती है, क्या पता आप पहले एक कंपनी हो, वेल फ्लरिश्ड हो, अब उसमें कोई ऑपरेशंस नहीं हो रहे लेकिन हमने उसे आउट ऑफ रजिस्ट्री भी नहीं किया, हमने उसके समझ रहे हैं ना, तो वो शेल कंपनी रह सकती है। लेकिन इसका इलीगल यूज जो है वो इलीगल है। या जैसे मैं आपको बताती हूँ, कई कंपनीज सेट ही सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कर सके। जैसे मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझाते हुए बहुत कुछ समझाया था कि पनामा जैसी कंट्रीज में शेल कंपनीज हम खोल लेते हैं, उधर कुछ नहीं होता, कोई वहां पे कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, उसको बस इसलिए किया है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे मेरे बैंक में पैसा आया, अब मैंने बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस करनी है, मैंने एक दो घर खरीद लिए, एक दो बॉन्ड्स खरीद लिए, बाहर स्टॉक्स खरीद लिए, एक दो शेल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। उस शेल कंपनी सिर्फ एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि उस कंपनी से वापस पैसा घुमा फिरा के इंडिया में ही हमें वापस लाना होता है, क्लीन करके, डर्टी मनी को। उस कंपनी का सिर्फ इतना ही काम है, तो ये इलीगल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की। देखिए क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है, okay, जिसे it is designed to work as a medium of exchange where individual coin ownership records are stored in a ledger existing in form of a computerized database। मतलब देखिए क्या होता है, एक डिजिटल एसेट है जिससे क्या होगा, अब एक कॉइन है, एक अगर 1 रुपए का कॉइन है, अगर वो मेरे पास है तो एक फिजिकली उसकी प्रेजेंस है मेरे पास एक। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी कोई कॉइन होता है, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बस अगर एक लेजर यानी कि एक सर्वर में जहाँ पे डेटा स्टोर है उसमें ऐड कर दिया जाएगा कि अच्छा 1 क्रिप्टो करेंसी इसके पास है, दूसरी ऐड हो गई, तो नंबर ऐड होंगे और कुछ नहीं है, इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। डिजिटल में भी उस नंबर ऐड होते हैं और ऐड होते रहते हैं, समझ रहे हैं आप? और ये बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता, कोई भी एक बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता, तो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला, सब कुछ अगर एक डिजिटल डेटाबेस में है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स तो अपने आप रखे जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे एक एडिशनल कॉइन ऐड होता गया वैसे वैसे वो इन्फॉर्मेशन खुद ही स्टोर होती रहेगी, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और बहुत आसान हो जाएगा वेरीफाई करना, ट्रांसफर ऑफ कॉइन ओनरशिप। समझ रहे हैं? यहाँ से माइनस होके वहाँ प्लस हो गया, वहाँ एक ब्लॉक ऐड हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर एक भी बंदा कुछ नोड में करता है तो सबको इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे एक स्पाइडर वेब है ना, एक को टच किया तो सब पे इम्पल्स देखने के लिए मिलेगा आपको, एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बात आपको खुद भी पता होगी, बट आई जस्ट काइंड ऑफ टोल्ड यू। अब देखिए रिपीट नीट फॉर स्टूडेंट्स सब्जेक्टेड टू फ्रिस्किंग ऑर्डियल। देखिए क्या हुआ था आपको पता है, बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट्स थी जो नीट के लिए अपेयर होने वाली थी, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है जिन ऐसी बच्चियों को, ऐसी स्टूडेंट्स को जिनको इनर वेयर उतारने पे, देखिए दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स वेयर dignity is impinged in order to maintain or in order to ensure that the transparency of a particular exam is held properly. Okay, I hope you get my point. तो एक बैलेंस नहीं मेंटेन किया गया, एक सिक्योरिटी या फिर एक उन तरह की चीज़ों में और साथ में किसी की डिग्निटी का। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि इनके लिए एग्जाम होगा सितंबर 4 को, रीटेस्ट होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे केरला में केसेस आए थे, सिर्फ केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट और भी कैंडिडेट्स जैसे राजस्थान में 2 सेंटर एलोकेट किए गए हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ऐसी जगहों पर भी अगर जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका रीटेस्ट होगा। ओके, रशिया चाइना कॉपरेशन इन आर्कटिक कंसर्न, नाटो। देखिए ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाली क्यों है, क्योंकि मैंने आपके साथ इंडियन आर्कटिक बिल और इंडियन अंटार्कटिक बिल ये सब वगैरह अभी डिस्कस किया था। तो कैसे ये जो ग्लोबल कॉमन्स हुआ करते थे, अभी तो इधर भी सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड कंट्रीज अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करने आ गई हैं, तो ये जो ग्लोबल कॉमन्स को कैसे आपसी राइवलरी के लिए यूज किया जा रहा है। अब हम देखते हैं नाटो की जो सेक्रेटरी जनरल है, जो वो वहाँ पे विजिट किया उन्होंने आर्कटिक रीजन में, तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि रशिया का मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा है आर्कटिक में। इनफैक्ट चाइना भी अपना जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ा रही है दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, है ना। तो उन्होंने बोला कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है नॉर्थ अमेरिका से और रशिया के बीच में, तो यही वाला एक नॉर्थ पोल वाला रीजन है जहाँ पे रशिया ने अपना काफ़ी बिल्डअप बढ़ा लिया है। ओके, तो इसमें उन्होंने यही कहा, एक आर्कटिक कमांड भी वो अपनी नई सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मर सोवियत एरा आर्कटिक मिलिट्री साइट्स जो हुआ करती थी वहाँ पे भी अपना इंटरेस्ट दोबारा जागरूक कर रहे हैं, एयरफील्ड, डीप वाटर पोर्ट्स, इन तरह का उनका इंटरेस्ट है।
ओके और इनफैक्ट एक चीज इन्होंने ये की है, बीजिंग और मॉस्को दोनों ने एक दूसरे के साथ प्लेज भी कर ली है, एक दूसरे के साथ ये अग्रीमेंट भी कर ली है कि हम इंटेंसिफाई करेंगे प्रैक्टिकल कॉपरेशन, जितने भी आर्कटिक में कह थे प्रैक्टिकल कॉपरेशन कह देंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए हम कह रहे थे, लेकिन कॉपरेशन इनकी मिलिट्री ही होगी वहां पे, बिकॉज दे बोथ हैव बिकम काइंड ऑफ फ्रेंड्स, नो। तो फिर उसके बाद अब इन्होंने बोला है कि ये काफ़ी एक उनकी डीपन हो रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और हम हमको चैलेंज है, उनकी तो पार्टनरशिप डीपन हो जाएगी, हमारा चैलेंज हो जाएगा मान लिए। और उन्होंने यही बोला कि जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में भी उन्होंने बोला कि कनाडा अब काफ़ी चीज़ें कर रहा है, कनाडा भी, क्योंकि उनको खतरा है कि नाटो कंट्रीज जो है उन पे अटैक हो सकता है, क्योंकि चाइना हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ नियर आर्कटिक स्टेट। तो जब ये कंट्रीज दोनों वहाँ पे इतने दे स्पेंडिंग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ, so when these two countries they're becoming they're going to build the world's largest icebreakers there, so when everything of this kind is happening, then of course NATO has got to do something with it, right? So NATO's member Canada, now what it is doing, it is actually pacing up its military establishment there, so it's kind of ensuring that okay, NATO countries as well can remain safe. So I think that's it for today. Thank you so much.